हेलो एवरीवन। तो आज हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक मेजर कंपोनेंट जो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं और कुछ इसके क्वेश्चंस भी देखेंगे और कुछ ट्रिक्स भी देखेंगे कि आप कैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चंस कर सकते हैं। बट ट्रिक्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, उसका इंटरप्रिटेशन है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। क्यों कंपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाती है, क्या उसकी इंटरप्रिटेशन वो निकालते हैं। ठीक है, तो आज ये सब हम इस सेशन में देखेंगे। So, without any delay, I'm going to start this session. So, first, we will discuss what is cash flow statement. Okay. So, cash flow statement basically जब कंपनी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर बेसिकली एट द एंड ऑफ ईयर ये देखना चाहते हैं, ठीक है, कि कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो जो हुआ है, ठीक है, कैश का जो इनफ्लो या आउटफ्लो जो हुआ है बेसिकली कहाँ से कितना कैश जनरेट हुआ, किन एक्टिविटीज से और किन एक्टिविटीज में कैश को यूटिलाइज किया गया, एप्लीकेशन ऑफ कैश एंड जनरेशन ऑफ कैश, कि कहाँ से कैश जनरेट हो रहा है और कहाँ पर हम उसको यूज कर रहे हैं। सो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन it is a statement that flow that shows flow, that is inflow or outflow, it may be inflow or outflow of cash and cash equivalents during a given period of time. तो कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जहां पर हम कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो देखते हैं। ठीक है, इनफ्लो कहां से होगा, सोर्सेस कहां है कैश का, क्या है सोर्सेस, ठीक है, किन एक्टिविटीज से कैश जनरेट हो रहा है और किन एक्टिविटीज के लिए हम कैश को यूटिलाइज कर रहे हैं। तो ये हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के थ्रू देखते हैं। So the cash flow statement reports cash inflow and outflow over a period and helping evaluate an organization's liquidity, profitability, flexibility and financial health. ओके, सो कैश फ्लो स्टेटमेंट कंपनी जो बना रही है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने से कंपनी को क्या हेल्प मिलती है। सो बेसिकली कंपनी कैन इवेलुएट इट्स लिक्विडिटी, company can check the flexibility and obviously the financial health. ओके, सो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो बनाया जाता है अभी अकॉर्डिंग टू AS3 के अकॉर्डिंग हम इंडिया में कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। बट अभी क्योंकि इंडिया एस भी आ चुके हैं बड़ी कंपनीज के लिए, तो वहां पर हमारा इंडिया 7 जो है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए है, इंडिया 7 फॉर कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओके, बट अभी जो छोटी कंपनीज हैं, ठीक है, उनके लिए AS3 आज भी एप्लीकेबल है, तो वो अभी कैश फ्लो जो है AS3 के अकॉर्डिंग बनाते हैं। ओके, सो एज पर AS3 तीन एक्टिविटीज होती हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में, तीन मेजर पार्ट हैं उसके, बेसिकली हम कह सकते हैं। नंबर वन इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नंबर टू इज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड नंबर थ्री इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में तीन मेजर एक्टिविटीज होती हैं आपकी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो। तो वन बाय वन हम इनको देखते हैं, ये क्या है बेसिकली तीनों एक्टिविटीज। सो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है, बेसिकली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब जो बिजनेस की कोर एक्टिविटीज हैं, उन एक्टिविटीज से कैश या तो जनरेट हो रहा है या हम कैश को यूटिलाइज कर रहे हैं उन एक्टिविटीज के लिए। चलिए, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में तीन मेजर एक्टिविटीज होती हैं आपका, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नंबर टू इज हमने अभी डिस्कस किया था इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड नंबर थ्री इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या आता है, सो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में बेसिकली हमारा जो बिजनेस की कोर बिजनेस एक्टिविटीज होती है, बिजनेस की जो कोर बिजनेस एक्टिविटीज हैं, ठीक है, या बिजनेस की जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैं, उनसे जब कैश जनरेट होता है या कैश हम उनमें यूटिलाइज करते हैं, तो वो हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आता है। ठीक है, अब बिजनेस की कोर एक्टिविटीज कैसे होती है, जैसे एक बिजनेस ऑब्वियसली है, ठीक है, वहां पर गुड्स सेल कर रहे हैं, उनका रिवेन्यू कहाँ से हो रहा है, गुड्स को बेचने से हो रहा है, सर्विसेज को डिलीवर करने से हो रहा है। ठीक है, रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं तो कैश वहां पर यूटिलाइज कर रहे हैं, कैश पेमेंट कर रहे हैं वहां पर। ठीक है, सैलरी किसी का पेमेंट कर रहे हैं, कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर्स हैं, कुछ प्रीपेड एक्सपेंडिचर्स हैं। ठीक है, तो ये सारे हमारे बिजनेस के कोर एक्टिविटीज होती है। इसमें जनरली हमारे जो ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स होते हैं, ठीक है, बिजनेस के जो ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स होते हैं, जो ऑपरेटिंग इनकम होती है, वो हमारी इस एक्टिविटी में आती है। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर जो हमारे जनरली जो डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड होते हैं, जैसे सैलरी देना, रॉ मटेरियल परचेज किया, ठीक है, हमने सेल किया, ठीक है, मैंने रेंट पे किया, और दूसरा मेरा जो वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए जो जो मेरा वर्किंग कैपिटल होता है, ठीक है, वर्किंग कैपिटल मतलब यहाँ पर मैं करंट असेट्स या करंट लायबिलिटीज की बात कर रहा हूँ, ये सारे मेरे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आते हैं। ठीक है, और दूसरा मेरा एक्टिविटी है दैट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी।
ठीक है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या आता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमारा जो हम असेट्स परचेज करते हैं या जो असेट्स हम सेल कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि जब मैं कैश यूटिलाइज कर रहा हूँ कोई प्रॉपर्टी प्लांट या इक्विपमेंट खरीदने में, ठीक है, तो मेरा कैश आउटफ्लो होगा। जब मैं कोई प्रॉपर्टी प्लांट या इक्विपमेंट सेल कर रहा हूँ तो मेरा कैश इनफ्लो होगा, ठीक है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या रहा है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आपका प्रॉपर्टी प्लांट या इक्विपमेंट को बेचने पर आपका कैश इनफ्लो हो रहा है, खरीदने पर कैश आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है। तो याद रखेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से रिलेटेड आपके या जो कैपिटल एक्सपेंडिचर आप करते हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑब्वियसली किसी लॉन्ग टर्म असेट्स को एक्वायर करने में जो किया जाता है वो हमारे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएंगे। नंबर थर्ड इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी जो होता है वो बिजनेस के कैपिटल से रिलेटेड होता है, ठीक है, बिजनेस के कैपिटल से रिलेटेड होता है, यानी कि बिजनेस में जो हम फाइनेंस लेके आ रहे हैं, जो फंड्स लेके आ रहे हैं। अब फाइनेंस के सोर्स क्या है, एक बिजनेस जो अपना फाइनेंस लेके आता है, जो फंड्स लेके आता है, उसके सोर्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो अगर हम सोर्स की बात करें, ठीक है, सोर्स क्या क्या हो सकता है कंपनी के केस में, इक्विटी शेयर, ठीक है, प्रेफरेंस स्टॉक, ठीक है, प्लस बोरिंग्स, डिवेंचर, लॉन्ग टर्म लोन्स, ये सब। सो इक्विटी हो गया, प्रेफरेंस शेयर्स हो गया, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हो गई इंक्लूडिंग डिवेंचर्स, ओके। तो ये हमारे सारे कंपनी में फंड्स, ये सारे वे हैं, ये सोर्स हैं जहां से हम कंपनी में फंड लेके आ रहे हैं। तो अगर इनसे रिलेटेड हमने कोई एक्टिविटी करी है, ठीक है, इनसे रिलेटेड हमने कोई एक्टिविटी करी है तो हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगी। इज इट क्लियर? अगर हमने इन तीनों से रिलेटेड कोई एक्टिविटी करी है, जैसे मैं कंपनी में इक्विटी शेयर इशू करके कोई फंड लेके आ रहा हूँ, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहा हूँ, या मैं कोई बोरोइंग्स लेके आ रहा हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, तो मेरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बैंक से नया लोन ले लिया, ठीक है, तो मेरा इनफ्लो हुआ, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंडर इनफ्लो हुआ, कैश इनफ्लो हुआ, ठीक है। मैंने लोन का रिपेमेंट किया, लोन का पेमेंट किया, ठीक है। जब लोन का रिपेमेंट करेंगे तो मेरा कैश आउटफ्लो होगा अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो जब भी हमारे कैपिटल से रिलेटेड, ठीक है, जहां से मैं अपना कैपिटल कंट्रीब्यूट करा रहा हूँ, जिन लोगों से कैपिटल कंट्रीब्यूट करा रहा हूँ, जो मेरा सोर्स ऑफ कैपिटल है, इक्विटी, प्रेफरेंस, बोरोइंग्स, डिवेंचर, ये सब, ठीक है, तो मेरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में एक बात का और ध्यान रखना है, जो मेरे प्रिंसिपल कंपोनेंट है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, बोरोइंग्स, इनसे रिलेटेड अगर और कोई भी एक्टिविटी है तो वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का ही पार्ट होगा। जैसे हम यहाँ पर बोल रहे हैं इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर पर अगर कोई डिविडेंड दिया गया तो ऑब्वियसली वो आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है। इंटरेस्ट अगर आपने पे किया है तो वो भी आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है। अब आपको उसको एडजस्ट करना होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर, जो नेट प्रॉफिट आप इनडायरेक्ट मेथड पे लेते हो उसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चले, इसके बाद यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है कि हमें यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं, और कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमें कैश का इनफ्लो आउटफ्लो तो देखना ही है, लेकिन साथ में हमें कैश इक्विवेलेंट भी देखना है। तो ये कैश तो हमें समझ में आ रहा है कि कैश क्या है, कैश मेरा मतलब है यहाँ पर फिजिकल कैश, ठीक है, दैट इज फिजिकल कैश इन हैंड, और डिमांड डिपॉजिट, यानी कि बैंक में कोई पैसा रखा हुआ है मेरा, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज कैश, और मेरे पास कोई फिजिकल कैश है तो ये दोनों मेरे कैश काउंट किए जाएंगे। बट ये जो कैश इक्विवेलेंट है इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो कैश इक्विवेलेंट और हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट दैट कैन बी कन्वर्टेड टू कैश क्विकली, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे ट्रेजरी बिल्स हो गए, कॉमर्शियल पेपर्स हो गए, कोई मार्केटेबल सिक्योरिटी हो गई, और जनरली जिनकी मैच्योरिटी 3 मंथ से कम है, ठीक है, तो हम उनको क्विक ऐसा ऐसा हम उनको बोलेंगे कि जो क्विकली कन्वर्ट हो सके कैश में, ठीक है, या जिनकी हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट है, दैट इज कैश इक्विवेलेंट। तो हमारा कैश में क्या हो गया, कैश हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, ये तो हमारे कैश है, बट कैश इक्विवेलेंट कौन से माने जाएंगे, ऐसे लिक्विड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जिनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, इजीली कैश में। और जनरली वो जो मैच्योरिटी होती है ऐसे इन्वेस्टमेंट की वो 3 मंथ से कम होती है, जैसे ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल पेपर एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज। इज इट क्लियर? या सो एक एग्जांपल यहाँ पर हमने रखा हुआ है, ठीक है, टू गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो इफ ए बिजनेस हैज 10,000 इन कैश, अगर बिजनेस के पास एक बिजनेस में 10,000 रुपए कैश है, 15,000 शॉर्ट टर्म डिपॉजिट एंड 5,000 इन ट्रेजरी बिल्स, सो द टोटल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वुड बी, तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। 10,000 तो उसके पास ऑलरेडी कैश है, 15,000 उसके पास शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स हैं, ठीक है, और 5,000 उसके पास ट्रेजरी बिल्स हैं। तो इन तीनों को आप इक्विवेलेंट करोगे तो टोटल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वुड बी 30,000। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। Okay. Now what are the objectives to make the cash flow statement? क्यों कंपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, क्या जरूरत होती है, क्या इसका उद्देश्य है, ठीक है। सो बेसिकली फर्स्ट तो हमारा कि हमें ये देखना होता है कैश फ्लो कहाँ से हो रहा है, ठीक है, जो हमारा जो कैश फ्लो हो रहा है, ठीक है, या जो हम कैश यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है, वो कहाँ कहाँ पर हो रहा है।
तो असेस, और दूसरा हमारा बेसिकली यहाँ पर हमें ये भी असेस करना होता है कि जो फ्यूचर कैश फ्लोज हैं हम वो जनरेट कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सो असेस द एबिलिटी टू जनरेट द फ्यूचर कैश फ्लोज। ठीक है, असेस द एबिलिटी टू जनरेट फ्यूचर कैश फ्लोज। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्टिव तो ये हो गया। इससे पहले वाला जो एक और ऑब्जेक्टिव हो सकता है जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि ऑब्जेक्टिव में हम ऑब्जेक्टिव, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का वो ये है, हमें ये पता लग सके हमारा सोर्स ऑफ कैश क्या है, मतलब हम कहाँ से कैश जनरेट कर रहे हैं और हमारा कैश यूटिलाइज कहाँ पर हो रहा है। ठीक है, और उसके बेसिस पर हम ये भी असेस कर सकते हैं कि फ्यूचर में हम कैश फ्लो करने की हमारी एबिलिटी है या नहीं। ठीक है, अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन नेट इनकम एंड कैश फ्लो। ठीक है, अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन नेट इनकम एंड कैश फ्लो। नेट इनकम बेसिकली एक अलग टर्म है। ठीक है, जहां पर हम जितने भी ट्रांजेक्शन हैं, यानी चाहे वो कैश में ट्रांजेक्शन हो या नॉन कैश ट्रांजेक्शन हो, दोनों को कंसीडर करते हैं। बट कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम प्रॉफिटेबिलिटी को नहीं देखते, हम सिर्फ यहाँ पर कैश फ्लो को देखते हैं। ठीक है, तो ये एक लिमिटेशन भी है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, कि कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रॉफिटेबिलिटी को इग्नोर करता है। ठीक है, ये क्योंकि ये केवल कैश फ्लोज देख रहे हैं। इट हेल्प्स इन फाइनेंशियल पॉलिसी मेकिंग, बिल्कुल फाइनेंशियल पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करता है, सच एज फॉर डिविडेंड एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो हम जब फाइनेंशियल पॉलिसी बना रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल डिविडेंड पॉलिसी, कितना डिविडेंड पे कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर कैश की रिक्वायरमेंट होती है। डिविडेंड कैश, डिविडेंड जब पे किया जाता है तो कैश की रिक्वायरमेंट होगी। अब कंपनी के पास सफिशिएंट कैश है ही नहीं, तो कंपनी सपोज अगर डिविडेंड डिक्लेयर कर दे, कंपनी ने बोला 10 लाख रुपए का डिविडेंड बांटेंगे, बट कंपनी के पास 10 लाख रुपए देने को है ही नहीं। ठीक है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट यहाँ पर हेल्प करता है, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जहां पर कंपनी को अपना कैश का फ्लो तो पता लगता है, ये साथ में कंपनी को ये भी पता लग जाता है कि उसके पास कितना कैश अवेलेबल है या कैश इक्विवेलेंट अवेलेबल है। ठीक है, एंड इनेबल शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, सो कैश फ्लो स्टेटमेंट, बिकॉज यहाँ पर जो हमारे शॉर्ट टर्म कैश जो है या कैश इक्विवेलेंट है, दोनों शॉर्ट टर्म बेसिस पर ही होते हैं, तो इसलिए शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, सो नाउ एज पर AS3 हम कैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे। ठीक है, इट इज अ प्रैक्टिकल पार्ट। तो 3 एक्टिविटी होती है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, और हम तीनों को क्या करेंगे, जो भी हमारे आउटफ्लो इनफ्लो होंगे तीनों को अभी एडजस्ट करेंगे, और लास्ट में हमारा ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश या कैश इक्विवेलेंट जो होगा उसको ऐड करेंगे, तो ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस जो आएगा वो इसके इक्विवेलेंट आ जाएगा, ऑलरेडी जो हमें दिया होगा। ठीक है, चलिए तो इसको देखते हैं कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने ये जो फॉर्मेट लिया है बेसिकली एज पर इनडायरेक्ट मेथड लिया है। जस्ट मिनट, ओके। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हम बना रहे हैं एज पर इनडायरेक्ट मेथड, बिकॉज हमारा इनडायरेक्ट मेथड ही चलता है जनरली। ठीक है, डायरेक्ट मेथड को हम बाद में देखेंगे, उसके लिए मैं सेकंड से चलूंगा, बट आई विल स्टार्ट फ्रॉम इनडायरेक्ट मेथड। ओके, सो फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट इज गिवन हियर। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको नेट प्रॉफिट उठाना है, और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन जो दिया हुआ है, क्वेश्चन आपको हो सकता है बैलेंस शीट की फॉर्म में दिया हो। ठीक है, 2 ईयर्स का एक कंपेरेटिव बैलेंस शीट दिया हो सकता है आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनकम स्टेटमेंट दिया हो। ठीक है, तो दोनों में से आपको कुछ भी दिया हो सकता है, तो आपको आपको उठाना है वहां से नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब आपको नेट प्रॉफिट, क्योंकि जो नेट प्रॉफिट है ना उसमें हमारे जितने भी नॉन कैश आइटम्स हैं, नॉन कैश आइटम्स हैं जितने भी हमारे, जैसे डेप्रिसिएशन हो गया, प्रोविजन हो गया, हमने कोई असेट्स बेचा है तो उस पर प्रॉफिट या लॉस हुआ है, ये सारे हमारे नॉन कैश आइटम है, और हमारे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है वो है। ठीक है, तो हमें जितने भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है या जितने भी हमारे नॉन कैश आइटम है, हमें उनको वापस से ऐड कर देना है, क्योंकि इनडायरेक्ट मेथड हम कर रहे हैं। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट मेरे को सबसे पहले लेना है। अब क्योंकि नेट प्रॉफिट में आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नेट प्रॉफिट में क्या होता है, नेट प्रॉफिट में आप सारे एक्सपेंडिचर्स को काउंट करते हो, कंसीडर करते हो, चाहे वो कैश एक्सपेंडिचर हो चाहे वो नॉन कैश एक्सपेंडिचर हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरा जो नेट प्रॉफिट आता है ना, नेट प्रॉफिट आने से पहले मैंने क्या क्या माइनस किया, मैंने डेप्रिसिएशन भी माइनस किया हुआ है, मैंने प्रोविजन भी माइनस किया हुआ है। ठीक है, तो क्या ये कैश ट्रांजेक्शन है? नहीं, डेप्रिसिएशन तो कैश में ट्रांजेक्शन है ही नहीं। प्रोविजन आपने कोई बनाया, प्रोविजन का मतलब होता है कि जो एक्सपेक्टेड लॉस है, जो फ्यूचर में लॉस होंगे, उसके लिए अभी से आप अरेंजमेंट करके चल रहे हो। ठीक है, तो लॉस तो अभी हुआ ही नहीं ना। ठीक है, लॉस तो अभी हुआ ही नहीं, कोई ट्रांजेक्शन तो अभी हुआ ही नहीं ना, वो तो फ्यूचर में होगा, एक्सपेक्टेड है। तो ये जो प्रोविजन हुआ, ये जो आपका डेप्रिसिएशन हुआ, ऑल दीज आर नॉन कैश ट्रांजेक्शन। तो हमारा जब हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो इन दोनों ही ट्रांजेक्शन को, ठीक है, चाहे प्रोविजन, डेप्रिसिएशन या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, इनको हम कंसीडर करते हैं, उनको हम डिडक्ट करते हैं, तो नेट प्रॉफिट उनके बाद आता है।
ठीक है। बट हमें जब कैश फ्लो स्टेटमेंट निकालना है, तो हमें जो कैश फ्लो स्टेटमेंट निकालना है, तो उसमें हमें जो एडजस्टेड प्रॉफिट चाहिए वो कैश ट्रांजेक्शन से चाहिए, और हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को वहां से हटा देना है। ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो मैंने पहले से माइनस किया हुआ है, तो मैं उसको वापस से ऐड कर दूंगा। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या यहाँ पे ऐड किया, इसमें डेप्रिसिएशन मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, क्योंकि डेप्रिसिएशन क्या है मेरा, डेप्रिसिएशन मेरा नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, जिसको मेरे को माइनस नहीं करना था, बट मैंने उसको माइनस किया हुआ है। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अगर कोई अमोर्टाइजेशन है इंटेंजिबल एसेट्स का, इसको डेप्रिसिएशन की तरह ट्रीट करो। इंटेंजिबल एसेट्स पर अमोर्टाइजेशन होता है, ठीक है, टेंजिबल हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं। अगर इंटेंजिबल एसेट पर कोई अमोर्टाइजेशन हुआ है, मतलब उसकी वैल्यू में कुछ कमी हुई है, तो वो भी नॉन कैश ट्रांजेक्शन की तरह ट्रीट होता है, उसको भी हम वापस ऐड कर देंगे। ठीक है। कोई लॉस हुआ है ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट, आपने कोई असेट बेचा, असेट बेचने पे अगर कोई लॉस हुआ है, जितने भी एक्सपेंडिचर थे जो आपने माइनस किए नेट प्रॉफिट लाने के लिए, उनको ऐड करना है। जितनी भी इनकम होंगी जो नॉन कैश इनकम है, या कोई ऐसी इनकम, ठीक है, जो आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से आई है, ठीक है, उनको आपको माइनस करना है, क्योंकि वो नेट प्रॉफिट लाते समय आपने ऐड करी होंगी, और जो नॉन कैश ट्रांजेक्शन थे वो आपने माइनस किए होंगे। तो जो माइनस किया था नेट प्रॉफिट लाते समय, उसको वापस से ऐड करना है, और जो इनकम थी आपने वहां पर ऐड की होगी, उसको यहाँ पर माइनस करना है। ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से, तो डेप्रिसिएशन मैंने माइनस किया होगा ऊपर, तो यहाँ पर ऐड कर देना है। अमोर्टाइजेशन मैंने ऊपर माइनस किया होगा, यहाँ पर ऐड कर देना है। ठीक है। और ये मैंने लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट वहां पर माइनस किया होगा, तो यहाँ पर मेरे को ऐड कर देना है। ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर हमें, अगर हमें फिक्स एसेट बेचने पर, ठीक है, अगर हमें कोई फिक्स एसेट बेचने पर प्रॉफिट हुआ है या कोई गेन हुआ है, तो मेरे को उसको यहाँ पर माइनस कर देना है, क्योंकि वहां पर मैंने ऐड किया होगा। ठीक है। एंड इंटरेस्ट एंड डिविडेंड पेड, क्योंकि इंटरेस्ट एंड डिविडेंड पेड भी मेरा किससे रिलेटेड है, ये मेरे फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है। ठीक है। और वो मैंने इंटरेस्ट मेरा जो ऊपर आया, ठीक है, इंटरेस्ट मेरा इनकम में आया होगा, डिविडेंड मेरे कोई इनकम हुई तो वो भी मेरा ऊपर आया होगा। ठीक है। तो इसको मेरे को माइनस कर देना है। तो बेसिकली ये मेरे ऑपरेटिंग एक्टिविटी इनकम वाली, ये मेरी जो है इंटरेस्ट और डिविडेंड, ये मेरे ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, तो इसलिए इनको मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो ये ऊपर मैंने ऐड किए होंगे, यहाँ पर मैंने माइनस किया है। ठीक है। तो अब हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है। तो यहां तक मेरे को क्या लाना था, यहां तक मेरे को लेके आना था ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और यू कैन से ऑपरेटिंग प्रॉफिट के साथ साथ आपको कैश प्रॉफिट भी लेके आना था। ठीक है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट लाने के लिए हमें क्या करना है, जितने भी नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, जितने भी नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, उनको ऐड कर देना है। ठीक है। दूसरा, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे प्रॉफिट हो गया, किस पर प्रॉफिट हुआ, आपने कोई फिक्स एसेट बेची, उस पर प्रॉफिट हो गया, तो आपने उसको ऊपर ऐड किया होगा। ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, तो उसको यहाँ पर क्या कर देना है, माइनस कर देना है। इंटरेस्ट इनकम हुआ, कोई डिविडेंड इनकम हुआ, ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, यहाँ पर आपको क्या कर देना, माइनस कर देना है। ऑपरेटिंग इनकम का मतलब सिंपल समझो, जो बिजनेस की कोर एक्टिविटी से हो रहा है, दैट इज ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है। अब मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि मेरा एक फर्नीचर का शोरूम है, तो मैं फर्नीचर बेचूंगा, तो वो मेरी ऑपरेटिंग इनकम होगी। लेकिन मेरे पास कुछ सरप्लस फंड है, जिनको मैंने शेयर मार्केट में लगा दिया। अब शेयर मार्केट में लगाया, तो वहां से मेरे को डिविडेंड इनकम हुआ, तो जो डिविडेंड इनकम हुआ ना, वो मेरे बिजनेस एक्टिविटी से नहीं है। ठीक है। जो डिविडेंड मेरे को मिला शेयर मार्केट, किसी कंपनी के शेयर खरीदने से, ठीक है, दैट इज नॉट माई ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम क्या है, जो मैं मेरे बिजनेस की प्रिंसिपल एक्टिविटी है। ठीक है। मैं शोरूम किसका है मेरे पास, फर्नीचर का, फर्नीचर बेचूंगा, वहां से इनकम होगा, दैट इज ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है। बट अगर मेरे पास कोई सरप्लस फंड है, उसको मैं शेयर मार्केट में लगा रहा हूँ, वहां से अगर मेरे को कोई पैसा मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, कोई इनकम हो रही है, दैट इज नॉट माई ऑपरेटिंग इनकम। तो ऐसी इनकम को मेरे को यहाँ से हटा देना है। इज इट क्लियर? सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब यहाँ पर वर्किंग कैपिटल में तो आपके करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज को ही में देखना होता है। ठीक है। तो अब इसके लिए यहाँ पर एक तरीका हम देखेंगे। ठीक है। वर्किंग कैपिटल, अब यहाँ से नीचे, अब एक ट्रिक मैं आपको बता दूं, यहाँ तक आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक बार आप निकाल लीजिएगा, उसके बाद तो फिर कुछ नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है। तो उसके बाद आपको मैं यहाँ पर एक रूल लिखवाता हूँ। ठीक है। रूल ये है कि आपको लायबिलिटी देखनी है, लायबिलिटीज। ठीक है। लायबिलिटीज अगर इंक्रीज हो रहे हैं, लायबिलिटीज अगर इंक्रीज हो रहे हैं, तो वो होगा कैश इनफ्लो। ठीक है। लायबिलिटीज अगर इंक्रीज हो रहे हैं, तो वो होगा कैश फ्लो। आप, क्योंकि आपको कंपेरेटिव स्टेटमेंट दिया होगा, कंपेरेटिव बैलेंस शीट दिया होगा, तो यू कैन इजिली आइडेंटिफाई कि लास्ट ईयर मेरा इसमें शेयर कैपिटल इतना था, अभी इतना है, तो यू कैन इजिली आइडेंटिफाई कि ये आपका इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। लायबिलिटीज अगर डिक्रीज हो रहे हैं, लायबिलिटीज अगर डिक्रीज हो रहे हैं, तो कैश आउटफ्लो। ये एक छोटा सा ट्रिक है। ठीक है। लायबिलिटीज इंक्रीज हुआ, कैश इनफ्लो, लायबिलिटीज डिक्रीज हुआ, कैश आउटफ्लो। अब असेट्स का जो होता है, इसका
अपोजिट होता है। असेट्स के केस में क्या होगा, ठीक है, असेट्स के केस में क्या होगा, असेट्स अगर इंक्रीज होंगे, ठीक है, और असेट्स अगर डिक्रीज होंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो असेट्स अगर इंक्रीज होंगे तो ये होगा आपका कैश आउटफ्लो, ठीक है, और असेट्स अगर डिक्रीज होंगे तो क्या होगा, तो होगा आपका कैश इनफ्लो। अभी मैं इसको एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर असेट्स, ठीक है, लायबिलिटीज को बेस मानिए, लायबिलिटीज इंक्रीज हुआ इनफ्लो, लायबिलिटीज डिक्रीज हुआ आउटफ्लो, असेट्स इंक्रीज हुआ, ठीक है, असेट्स इंक्रीज हुआ कैश आउटफ्लो, असेट्स डिक्रीज हुआ कैश इनफ्लो, ठीक है। बस बाकी और कुछ नहीं करना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल लेना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का भी मैंने तरीका बिल्कुल आपको बता दिया कि वहां पर आपको प्रोविजन ऐड करने, वहां पर आपको डेप्रिसिएशन ऐड करने, वहां पर आपको नॉन ऑपरेटिंग इनकम है तो उसको माइनस करना है, कोई नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है उसको आपको ऐड कर देना, ठीक है। बस इतना छोटा सा काम है, और बाकी ये दो लाइन आपको याद रखनी है, लायबिलिटीज इंक्रीज इनफ्लो, लायबिलिटीज डिक्रीज आउटफ्लो। असेट्स उसका अपोजिट होगा, असेट अगर इंक्रीज हो रहा है तो आउटफ्लो, असेट्स अगर डिक्रीज हो रहा है तो इनफ्लो, ठीक है। सारा आपका क्वेश्चन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अब हमारा यहाँ पर था पॉइंट एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंज, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल्स क्या है मेरा, ट्रेड पेबल्स है लायबिलिटीज। अब लायबिलिटीज में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, इनफ्लो है ना, दैट इज कैश इनफ्लो, ठीक है। इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, ये भी मेरा क्या है, लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी था, उसमें इंक्रीज हो रहा है तो क्या है, कैश इनफ्लो। डिक्रीज इन इन्वेंट्री, ये क्या है मेरा, ये तो मेरा असेट है। जब असेट्स डिक्रीज होता है तो क्या होता है, असेट डिक्रीज हो रहा है तो कैश इनफ्लो, ठीक है। तो ये भी मेरा क्या है, कैश इनफ्लो। इसके बाद इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, अब यहाँ पर असेट्स क्या हो रहा है, असेट्स मेरा इंक्रीज हो रहा है, तो जब असेट्स इंक्रीज होता है तो क्या होगा, कैश आउटफ्लो, ठीक है। इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसिव, प्रीपेड एक्सपेंसिव भी मेरे क्या है, एसेट है, तो जब ये प्रीपेड एक्सपेंसेस मेरे इंक्रीज होंगे तो क्या होगा, कैश आउटफ्लो, ठीक है। तो अब मेरा ये वर्किंग कैपिटल जब मैं सब कर लूंगा, सारा एडजस्ट करके देख लूंगा, तो मेरा यहाँ पर आ जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, यानी जो मेरा नेट प्रॉफिट मैंने एडजस्ट कर लिया, फिर वहां पर ये वर्किंग कैपिटल में जो जो चेंजेस आए, ठीक है, करंट असेट्स करंट लायबिलिटीज में, वो मैंने यहाँ पर इनकॉर्पोरेट कर लिए, कैश आउटफ्लो इनफ्लो मैंने यहाँ पर इनकॉर्पोरेट कर लिया। उसके बाद मेरे को क्या कर देना है, इनकम टैक्स को माइनस करना है, जो मैंने इनकम टैक्स पेड किया है, क्योंकि प्रोविजन जो बनाया हुआ तो ऊपर आ गया होगा, लेकिन जो मैंने पेड किया है एक्चुअल में वो यहाँ पर मेरा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा फाइनल आ जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब इसके बाद आते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पर, ठीक है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के बारे में हमने यहाँ पर पहले डिस्कस किया था कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या होता है, यहाँ पर आपको असेट्स को देखना होता है कि असेट्स आपने खरीदे या बेचे, असेट्स खरीदे, ठीक है, या कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है आपने तो आपका कैश आउटफ्लो होगा, कोई असेट्स आपने बेचा है तो आपका इनफ्लो होगा। तो यहाँ पर असेट्स आपके आएंगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले सेल ऑफ फिक्स असेट्स, जस्ट अ मिनट, सेल ऑफ फिक्स असेट्स, ठीक है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है, बेसिकली इन्वेस्ट जो आपके इन्वेस्टमेंट हो रखे, डिविडेंड रिसीव्ड, ये आपके सारे इनफ्लो होंगे। आपने कोई असेट परचेज किया है, ठीक है, आपने कोई इन्वेस्टमेंट परचेज किया है तो ये आपके आउटफ्लो होंगे, ठीक है। अब इसके बाद आपका आ जाता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ये हमारे किससे रिलेटेड है, ये हमारे कैपिटल से रिलेटेड है। तो कैपिटल के सोर्स कौन कौन से थे, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस स्टॉक, ठीक है, तीसरा हमारा था बोरिंग्स इंक्लूडिंग डिवेंचर्स। तो वहां पर अगर इनसे कोई रिलेटेड एक्टिविटी हुई है, इनसे रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन हुआ है तो हमारा कहाँ पर आएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। तो ठीक है, प्रोसीड फ्रॉम इशुएंस ऑफ शेयर कैपिटल, अगर कुछ प्रोसीड, ये सारे हमारे क्या होंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अच्छा, एक बात का यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि ये इंटरेस्ट और डिविडेंड इन्वेस्टिंग में क्यों आ रहा है, यहाँ तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट होते। तो ऑब्वियसली अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट खरीदे भी तो हो सकते हैं वहां पर, अगर इन्वेस्टमेंट खरीदे, ठीक है, मतलब आपने कोई इक्विटी शेयर खरीदा है, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, आपने इक्विटी शेयर बेसिकली किसी इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, आपने किसी को लोन दिया हुआ है, तो ये आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी ने। फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब यहाँ पर जो आप अपनी फॉर्म में पैसा लेके आ रहे हो, ठीक है, मतलब सोर्स ऑफ कैपिटल है आपके, सोर्स ऑफ कैपिटल में आप इक्विटी शेयर इशू करोगे तो डिविडेंड दोगे, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर इशू करोगे तो प्रेफरेंस डिविडेंड दोगे, अगर लोन लोगे तो इंटरेस्ट दोगे। तो जब इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, जब डिविडेंड पे कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आपके आएंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। लेकिन अगर मैंने कोई इन्वेस्टमेंट खरीदा हुआ है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने किसी को लोन दिया हुआ है, मैंने किसी कंपनी के शेयर खरीदे हुए हैं, तो वो जब मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो वो मेरे कहां पर आएंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएंगे, और उनसे जो रिवेन्यू जनरेट होगी ना वो मेरी कैश इनफ्लो होगा, किसमें, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। इस बात का ध्यान रखना, यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को,
ठीक है, चले। तो इस तरीके से हमारे तीनों जो है एक्टिविटी से कैश फ्लोज आ जाएंगे। और लास्ट में मैं यहाँ पर क्या करूंगा, लास्ट में मेरे को यहाँ पर क्या करना होता है, जब तीनों एक्टिविटी होती है मेरी, सपोज ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का जो भी टोटल आएगा, ठीक है, उसमें मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुनना, उसमें मैं करूंगा ऐड करूंगा ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश प्लस कैश इक्विवेलेंट, ठीक है, ये मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पर, फिर क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा मेरा, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश प्लस कैश इक्विवेलेंट, बस ये मेरे को करना है, ठीक है, ये मेरे को करना है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो अभी हम यहाँ पर एक क्वेश्चन करके देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी ये एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, इनडायरेक्ट मेथड से हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक फॉर्मेट देखा है। तो यहाँ पर सबसे पहले नेट प्रॉफिट ले लेना है हमें। नेट प्रॉफिट आपको दो तरीके से मिलेगा, या तो हो सकता है आपको कंपैरेटिव बैलेंस शीट दी हुई हो, वहां से नेट प्रॉफिट उठा सकते हो, या फिर आपको इनकम स्टेटमेंट दिया होगा, कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है, जब मेरे को नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ठीक है, मिल जाता है, अब मेरे को वहां पर एडजस्टमेंट करने होते हैं, नॉन कैश जितने भी ट्रांजेक्शन है उनको मेरे को एडजस्ट करना होता है, जितने भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है उनको मेरे को एडजस्ट करना होता है, जितने भी मेरे नॉन ऑपरेटिंग ट्रांजेक्शन हैं या नॉन ऑपरेटिंग खर्चे हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, उनको मेरे को एडजस्ट करना है। डेप्रीशिएशन हो गया, ये नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, अमोर्टाइजेशन हो गया, नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, प्रोविजन नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, ठीक है, इनकम फ्रॉम डिविडेंड, इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, ठीक है, और सेल ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, या लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स, या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स, ये हमारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में आ जाते हैं। तो ये सब हमें एडजस्ट करने होते हैं, ठीक है। चलिए, और हमारी पंच लाइन क्या है, पंच लाइन हमारी है कि लायबिलिटीज इंक्रीज हो रहा है तो कैश इनफ्लो होगा, लायबिलिटीज डिक्रीज हो रहा है तो आउटफ्लो होगा। तो ऐसे ही हमें देखना है, असेट्स अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो आउटफ्लो होगा, और असेट्स अगर हमारे डिक्रीज हो रहे हैं तो इनफ्लो होगा। तो आधा क्वेश्चन तो आपका इसी से खत्म हो जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। चलिए, एक क्वेश्चन है, ठीक है, इसको देखते हैं और कोशिश करेंगे यहीं पर इसको सॉल्व करने का। चलिए, फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ विजय एंड शन, लायबिलिटीज एंड असेट्स दोनों कंपनी के हमें दिए हुए हैं। ये ओपनिंग बैलेंसेस हैं 1 जनवरी 2005 को और 31 दिसंबर 2005 को हमें क्लोजिंग बैलेंस दिए हुए हैं। सो यू कैन कंसीडर दिस इज द बैलेंसेस ऑफ लास्ट ईयर एंड दिस इज द बैलेंस ऑफ करंट ईयर। तो ये एक कंपैरेटिव बैलेंस शीट आपको दिया हुआ है, ये लास्ट ईयर का बैलेंस शीट है, करंट ईयर का बैलेंस शीट है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको लायबिलिटीज दिए हुए हैं, तो इजीली यू कैन आइडेंटिफाई कि लायबिलिटीज इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ऐसी असेट्स में भी। तो लायबिलिटीज को बेस बनाते हुए चलना है। तो चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। पहले मेरे क्रिएटर्स कितने थे, पहले मेरे क्रिएटर्स थे 36,000 के, अभी हो गए 41,000 के। तो इसका मतलब 5,000 का क्या हुआ, इनफ्लो हुआ, क्योंकि लायबिलिटीज क्या है, यहाँ पर लायबिलिटीज मेरा बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जब लायबिलिटीज बढ़ेगा तो क्या होगा, लायबिलिटीज बढ़ेगा तो क्या होगा, कैश इनफ्लो होगा। कितने से लायबिलिटीज बढ़ा मेरा, 5,000 से, तो इसका मतलब 5,000 रुपए का कैश इनफ्लो हुआ। अब क्रेडिटर तो मेरा करंट लायबिलिटी होता है, ठीक है, वर्किंग कैपिटल में आता है करंट लायबिलिटी। तो हमारा ये कहां पर जाएगा, ये हमारा जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, ठीक है। लोन फ्रॉम पार्टनर, पहले कोई लोन नहीं था, अभी 20,000 का हो गया, मतलब लायबिलिटीज इंक्रीज हुआ ना, ठीक है। पहले तो कोई लोन नहीं था मेरे पास, ठीक है, अभी 20,000 का लोन हो गया, तो इसको यहाँ पर भी लायबिलिटीज मेरा इंक्रीज हुआ। तो 20,000 का है, इसका मतलब लायबिलिटी, इसका मतलब ये है कि पहले मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन अभी मेरे पास 20,000 का लायबिलिटी है, तो इसका मतलब मैंने 20,000 अपने फ्रेंड से लिए होंगे, तभी तो लायबिलिटी क्रिएट हुआ, तो इसका मतलब इनफ्लो हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर 20,000 भी मेरा क्या है, इनफ्लो है, 20,000 का इनफ्लो ये हो गया। लोन फ्रॉम बैंक पहले 30,000 का था, अभी 25,000 का रह गया, इसका मतलब लायबिलिटीज यहाँ पर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और जब लायबिलिटीज डिक्रीज होता है तो मेरा क्या होगा, कैश आउटफ्लो होगा। तो यहाँ पर मेरा कितना कैश आउटफ्लो है, 5,000 का कैश आउटफ्लो है, लोन फ्रॉम बैंक, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको ये लोन फ्रॉम बैंक भी दे दिया है। उसके बाद कैपिटल देखते हैं, कैपिटल पहले कितना था, 1,48,000 का था, अभी 1,49,000 का है। तो उसका मतलब 1,000 रुपये का कैपिटल आपका यहाँ पर भी इंक्रीज हुआ है, ठीक है, 1,000 रुपये का कैपिटल आपका यहाँ पर भी इंक्रीज हुआ है। तो उसका मतलब ये भी आपका क्या है, कैश इनफ्लो है 1,000 का, ठीक है। तो जहां पर लायबिलिटीज इंक्रीज होंगे कैश इनफ्लो, जहां पर लायबिलिटीज डिक्रीज होंगे कैश आउटफ्लो। अब ये कैपिटल आपका कहां पर जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। लोन फ्रॉम बैंक कहां पर जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, ठीक है। लोन फ्रॉम पार्टनर कहां पर जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, एज्यूमिंग की लॉन्ग टर्म है, ठीक है। क्रेडिटर्स आपके कहां पर जाएंगे, ऑपरेटिंग का। तो बिल्कुल ईजी है, इसमें कोई घबराने वाली बात है ही नहीं। कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत ही ईजी एक स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक बहुत ईजी कंपोनेंट है, ठीक है। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि लायबिलिटीज को बेस बनाते हुए चलना है, और कुछ आपको जो नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, कुछ आपको
जो आपके प्रोविजंस हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स हैं, उनको एडजस्ट करना है, बस इतनी सी बात है। ठीक है, अब आ जाइए असेट साइड पर। कैश को हमें कंसीडर करना नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं करना है? क्योंकि कैश तो हमें लास्ट में ऐड करना होता है। ठीक है, ये तो हमारा सबसे लास्ट में जाएगा। डेटर्स पर आते हैं। डेटर्स पहले 35,000 के थे। ठीक है, अभी कितने के हो गए? 38,400 के हो गए। तो इसका मतलब असेट्स मेरा बढ़ रहा है। जब असेट्स बढ़ता है तो क्या होता है? आउटफ्लो होता है। लेकिन नहीं, क्योंकि यहाँ पर अभी आपको डेप्रिसिएशन को भी कंसीडर करना है। ठीक है, ऐसी मशीन आपका 80,000 से 86 हो गया, 6,000 से बढ़ा, तो क्या 6,000 का कैश आउटफ्लो है? ठीक है, नहीं, 6,000 का कैश आउटफ्लो हो भी सकता है, नहीं भी। अगर डेप्रिसिएशन नहीं है तो 6,000 का कैश आउटफ्लो होगा। लेकिन अगर डेप्रिसिएशन दिया है तो पहले डेप्रिसिएशन को कंसीडर करेंगे, उसके बाद देखते हैं। तो नीचे भी आते हैं क्वेश्चन पे क्या दिया होगा। अभी कह रहे ड्यूरिंग द ईयर 26,000 पेज एट डिविडेंड। तो 26,000 पेड एज डिविडेंड। तो ये हमारा जो डिविडेंड है किस, अब ये हमने पे किया है, इसका मतलब पे किया है तो हमारा कहां पर जाएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो होगा। द प्रोविजन मेड फॉर डेप्रिसिएशन अगेंस्ट मशीन 27,000 एंड 36,000। ठीक है, तो इसका मतलब मशीन पर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। मशीन पर डेप्रिसिएशन आपको दिया हुआ है, तो इसका मतलब मशीन पर डेप्रिसिएशन, तो बिल्डिंग का तो सीधा सीधा आ जाएगा। 5,000 रुपए बिल्डिंग पर सीधा सीधा जाइए। सबसे पहले आप देखिए कितना कितना था। 26,000 एंड 36,000। तो ये हमारा आएगा पहले बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, यानी यहाँ पर आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 36,000। इसको ऐसे करिए, मशीन अकाउंट बना लीजिए डायरेक्ट। ठीक है, तो मशीन का ओपनिंग बैलेंस कितना था? 80,000। ये ओपनिंग, क्योंकि मशीन का तो डेबिट बैलेंस होता है 80,000। आप इसको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना के भी कर सकते थे, बट इसको हमने यहाँ पर डायरेक्ट मशीन अकाउंट बना के दिखाया। ठीक है, और क्लोजिंग बैलेंस मेरे को 86,000 दिया हुआ है। तो ओपनिंग डेबिट बैलेंस था मेरा, इसलिए डेबिट साइड में 80,000, क्लोजिंग बैलेंस मेरा दिया हुआ है 86,000। ठीक है, अब यहाँ पर दो डेप्रिसिएशन दिए हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेरा डेप्रिसिएशन था ओपनिंग होता है 27,000 का, तो ये इधर आ गया टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। और ये मेरा था क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 36,000। ओके, अब मेरे को जस्ट इनका एडजस्टमेंट करना है। तो यहाँ पर मेरा 15,000 रुपए का बैलेंस निकल के आता है। तो अगर मेरा 15,000 इस साइड में आ रहा है, ठीक है, इस साइड में आ रहा है, मतलब डेबिट साइड में आ रहा है, तो इसका मतलब मशीन का डेबिट बैलेंस और बढ़ गया। ठीक है, मशीन, ठीक है, मशीन का जो बैलेंस है वो 15,000 से और बढ़ गया। तो इसका मतलब मैंने 15,000 के असेट खरीदे होंगे। ठीक है, तो इसको मैं दूसरे तरीके से और बताता हूँ, अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो रहा है यहाँ पर। आपको क्या करना है? बेसिकली 27,000 से प्रोविजन हमारा था 27,000 का। ठीक है, हो कितने का गया हमारा? 36,000 का। तो कितना इंक्रीज हुआ? ठीक है, कितना इंक्रीज हुआ? यहाँ पर इंक्रीज कितना हुआ? ठीक है, यहाँ पर 9,000 का मेरा डेप्रिसिएशन में और बढ़ गया। डेप्रिसिएशन मेरा और बढ़ गया 9,000 से। तो इसको जस्ट ऐसे समझो कि आपने डेप्रिसिएशन रखा हुआ था 27,000 का पिछले साल तक मशीन पर, अब तक एक्यूमुलेट होता जा रहा है, अभी हो गया 36,000 का। तो इसका मतलब इस साल आपने कितना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में और ट्रांसफर कर दिया? तो मैंने 9,000 ही तो ट्रांसफर किया। तो मेरा जो असेट था, मेरे पास जो ओपनिंग बैलेंस था मशीन का, ओपनिंग बैलेंस था मेरे पास मशीन का 80,000 का। ठीक है, उस पर इस साल मैंने डेप्रिसिएशन लगाया 9,000 का। तो इसका बुक वैल्यू कितना आना चाहिए था? डब्ल्यू कितना आना चाहिए था? डब्ल्यू आना चाहिए था 71,000। ठीक है, जबकि मेरे को कितना बैलेंस दिया हुआ है? जबकि मेरे को कितना दिया हुआ है? ठीक है, मेरे को जो दिया हुआ है क्लोजिंग डेट पर, क्लोजिंग डेट पर मेरा बैलेंस कितना दिया हुआ है? वो दिया हुआ है मेरे को 86,000। तो इसका मतलब कितना इंक्रीज हुआ? इंक्रीज हुआ 15,000 से। आई होप अब ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अगर अकाउंट से समझ में नहीं आ रहा है तो छोड़ दीजिए अकाउंट को। ठीक है, जस्ट इसको बिल्कुल इजी तरीके से समझिएगा कि हमें जो प्रोविजन दिया हुआ था क्वेश्चन में, ठीक है, प्रोविजन हमें दिया होता 27,000 का, देखो 86,000, तो इसके लिए यहाँ पर 15,000 का आपका डिफरेंस आएगा। ठीक है, 15,000 का डिफरेंस आएगा, तो इसके लिए आपने 15,000 के एसेट खरीदे होंगे। इज इट क्लियर? चलिए, तो ये आप देख सकते हो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इन्होंने 27,000 लिया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में इन्होंने 27,000 दिया हुआ है। ठीक है, डेप्रिसिएशन 9,000 यहाँ पर ऐड कर दिया। ठीक है, लाइबिलिटीज जो इंक्रीज हो रहे हैं ऐड हो रहे हैं। ठीक है, डेटर्स में इंक्रीज हुआ, इंक्रीज इन डेटर्स। ठीक है, तो डिक्रीज इन स्टॉक। ठीक है, ये देख लेना, ये आगे पीछे हो गया है, ये देख लेना, ये है हमारा, ये ऐड हो रहा है। ठीक है, ये हमारा इंक्रीज इन डेटर, मतलब असेट में इंक्रीज होता है तो आउटफ्लो, और डिक्रीज इन स्टॉक है। ठीक है, तो इनफ्लो, यानी असेट में डिक्रीज होगा तो इनफ्लो। तो यहाँ तक हमारा 40,600 का क्या आ गया? नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ गया। अब इन्वेस्टिंग पे आते हैं। लैंड परचेज किया, आउटफ्लो, क्योंकि असेट बढ़ रहा है। परचेज ऑफ बिल्डिंग, आउटफ्लो।
ठीक है। परचेज ऑफ बिल्डिंग हमारा 15,000 आएगा यहाँ पर, ये भी थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, ठीक है। सॉरी, परचेज ऑफ बिल्डिंग तो ठीक है, परचेज ऑफ बिल्डिंग तो ठीक है, परचेज ऑफ मशीन जो और 40,600 का इनफ्लो है। तो नेट डिफरेंस कितना आ गया आपका, ए प्लस बी प्लस सी करके 400 रुपये का आपका नेट डिफरेंस आ गया, यानी 40,600 में से, ठीक है, ये बल्कि 600 रुपये आना चाहिए था, 40,600 में से 30,000 और 11, 41,000 आप माइनस करोगे, सॉरी ठीक है, 400 रुपये यहाँ पर माइनस क्या है, यानी आउटफ्लो है, नेट कैश फ्लो आपका क्या है, आउटफ्लो है। कितने का आउटफ्लो है, 400 रुपये का आपका आउटफ्लो है। इसमें हमें क्या करना है, ओपनिंग कैश बैलेंस को ऐड कर देना। ओपनिंग कैश बैलेंस हमारा क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ओपनिंग कैश बैलेंस हमारा 4,000 रुपये का दिया हुआ है, ठीक है। इसको हमें यहाँ पर क्या कर देना है, हमें यहाँ पर ऐड कर देना है, ठीक है। 4,000 रुपये को यहाँ पर हमें ऐड कर देना है, ठीक है। तो 4,000 रुपये हमारे यहाँ पे प्लस माइनस इसमें से कितना करना था, 400, क्योंकि आउटफ्लो था। तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस कितना आ गया, 3,600 रुपये का, 36,600 का हमारा नेट क्लोजिंग बैलेंस आ गया, ठीक है। चले, तो ये 3,600 रुपये आपका मैच हो रहा होगा जो क्लोजिंग बैलेंस है इससे, ठीक है। चलिए, तो अभी एक क्वेश्चन हमने कर लिया है ओवरव्यू लेने के लिए। अभी मैं एक सेकंड सेशन और बनाऊंगा जिसमें कुछ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट के, कुछ एमसीक्यूज भी देखेंगे, जहाँ से जनरली किस टाइप के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और किसी नॉर्मल एग्जाम में लाइक बीबीए बीकॉम एमबीए में, ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। सो थैंक यू सो मच।